हेलो एवरीवन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जो हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशन या टेक्निकल टर्म्स आपको दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि आज के लेक्चर के अंदर आधे डिस्कस कर लेंगे, आधे हम उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमने करना है डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो खत्म नहीं होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक सोल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट का, और इनमें दो इलेक्ट्रोड्स आपके लगे हुए हैं। एक है, दोनों कॉपर के हैं, एक हमारा एनोड है और एक हमारा कैथोड है। एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिसको बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और कैथोड उसको कहा जाता है जिसको हम सेल या बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है जिसको स्टडी करना है वो इलेक्ट्रोलिसिस ही है। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात, हम अपने केमिकल कंपाउंड को या तो मोल्टन स्टेट में लेते हैं या एक्वा सॉल्यूशन उसका हम बनाते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर। डिसोसिएट का मतलब होता है मेरे कंपाउंड का आयंस में टूटना। जैसे कॉपर सल्फेट बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। पहले तो समझो हर टर्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद जब हम इन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से, या कह सकते हो उस बैटरी के साथ अटैच करके इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर करंट को पास करते हैं, तो इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, और उसी को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया है। तो डेफिनेशन के साथ अगर चलें तो कहता है इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट accompanied by a chemical change by using a direct electric current। तो जो मैंने आप बताया वो डेफिनेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हम क्या करते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं केमिकल कंपाउंड का, या उसको मोल्टन स्टेट में रखा जाता है। एक्वस या मोल्टन स्टेट के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उन आयंस के बीच में वो वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से आयंस क्रिएट होना उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, और उनकी मूवमेंट होती है इस सॉल्यूशन के अंदर, और उसी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी होती है। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। इसके बाद ये जिस सॉल्यूशन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहा है, कब? जब वो एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में है या मोल्टन स्टेट की फॉर्म के अंदर है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन या उस पर्टिकुलर मतलब मोल्टन स्टेट वाले कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली उसको कहा जाता है जो एक्वस स्टेट के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। तो बाकी डेफिनेशन आपके सामने ये है, कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स उन कंपाउंड को कहा गया है विच आइदर इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, और इन द मोल्टन स्टेट अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो या तो क्या होते हैं, मोल्टन सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे NaCl हाई टेम्परेचर उसको मोल्टन स्टेट में ले आए, और सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्ट का, किसमें? पानी के अंदर, या सॉल्यूशन होता है एसिड का या एल्कलीज का। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए समझो कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। फिर अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक बेटा हमारे पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली में ज्यादातर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर। देखिए सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं किसी केमिकल कंपाउंड के, और 10 के 10 वो जो आपके केमिकल कंपाउंड थे वो आयंस में बदल गए। तो जितने मॉलिक्यूल्स डाले उतने ही आयंस बन गए, तो मतलब यह है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा कुछ मॉलिक्यूल्स आपके आयंस में बन गए, कुछ एज इट इज रह गए। तो क्योंकि कम आयंस अब रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, इसलिए वो कहे जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। बाकी यहां पे आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपके सामने है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की वजह से होता है। तो जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ आयंस होंगे वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को पास होने देगा, जिसमें कम अमाउंट ऑफ आयंस होंगे वो कम अमाउंट ऑफ करंट को पास होने देगा, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। Next point. Of course, it is a good conductor of electricity and it is a poor conductor of electricity because ये allow करता है ज्यादा amount of current को पास होने में, ये थोड़ा कम करता है। Next, फिर नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है बेटा कि these are almost या completely dissociate in fused और aqueous solution state। मतलब ये कि जब इन कंपाउंड्स को हम मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं या उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो या तो सारे के सारे ही आयंस में आपके मतलब टूट जाएंगे या थोड़ा बहुत छोड़ के बाकी सब आपके आयंस में टूट जाएंगे, तो उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। अगर मैं बात करता हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन हुए, जिसमें थोड़े बहुत ही आपके डिसोसिएट होते हैं आयंस के अंदर जब उनको मोल्टन या एक्वा सॉल्यूशन में हम लेके आते हैं। फिर आता है कि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो ऑब्वियस है इसमें फ्री मोबाइल आयंस जो हैं भर भर के हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स तो ना के बराबर ही हैं आपके। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर आपको आयंस भी मिलते हैं एज वेल एज वो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो आयंस में नहीं टूटे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की यह पहचान है। इसके अलावा ऑब्वियस है क्योंकि इसमें फ्री आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हैं, तो ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, जिसकी वजह से अगर इसके साथ कोई बल्ब अटैच किया जाए तो वो ब्राइट तरीके से आपका जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो कम अमाउंट ऑफ करंट को भी ये पास होने देता है, इसलिए अगर मैं कोई बल्ब इसके साथ अटैच करूंगा तो उसका ग्लो भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। बाकी बात रह जाती है इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में। तो ये देखिए, ये दो इनकी एग्जाम्पल्स हैं। एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेस की बात करें NaOH, KOH, ठीक है, ये किस फॉर्म में होने चाहिए, आपके एक्वस या मोल्टन स्टेट में आपके होने चाहिए। सॉल्ट्स की बात करें NaCl, आपका लेड ब्रोमाइड, है ना, ये जितने भी आपके यहां पे दिख रहे हैं ये सॉल्ट्स वो हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब क्या है बेटा, आपके वीक, आपके एक तरह से एसिड्स होते हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा इनमें। जैसे एसिड क्या होता है, एसिड वो है जिसमें से H पॉजिटिव आयंस हमें मिलते हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा तो होते हैं बट निकलते बहुत ही फ्यू अमाउंट के अंदर है, इस वजह से हाँ ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं। तो ऑब्वियस है ना, कंडक्शन में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। बेस की अगर बात करते हैं तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका। और सॉल्ट्स की बात करें तो अमोनियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। बाकी मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा भी कि कैसे डिसोसिएट होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट को पास ही ना होने दे अपने थ्रू। अब देखो सिंपल सी बात है, आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को पास होने के लिए। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि ये वो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है, चाहे आप इसको मोल्टन स्टेट में लो, चाहे आप उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लो, इन दोनों कंडीशन के अंदर वो आयंस में टूटते ही नहीं है। तो क्या मिलता है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनते तो इलेक्ट्रिक करंट को ये पास होने नहीं देता, तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, केन शुगर, बेंजीन, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब के सब बेटा इनके एग्जांपल्स हैं। इनको किसी भी स्टेट में रखें आयंस में ये टूटेगा नहीं, इसी वजह से इनमें कंडक्शन होती नहीं है। अब देखिए, हम अगर मान लेते हैं कि 2-3 अगर मुझे सॉल्यूशन दिए जाएं और मुझे बोलें
कि इनमें से बताओ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं, और वो ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या करना है, बीकर लो, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लिया, इसके बीच में हमने सोल्यूशन डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बल्ब है इसके ग्लो को चेक करेंगे। अब जब जैसे कि इसमें मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल लेने के बाद मैंने ये देखा कि बल्ब में बिल्कुल भी ग्लो आया ही नहीं, और क्योंकि इसमें ग्लो नहीं आया, इसका मतलब इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। तो इथेनॉल क्या हो गया, नॉन कंडक्टिविटी है, मतलब ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं बात करता हूं बेटा आपके पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन की, या अगर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड के सोल्यूशन की, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें और इनके बल्ब को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि एसिटिक एसिड के जो सोल्यूशन है उसमें ग्लो तो आया है, बट इतना ब्राइटर नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अब इसमें नंबर ऑफ आयंस आपके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस वन, और इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू दिस वन। तो एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यार कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो देखिए बेटा, अब हमने एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स को स्टडी करना है कि वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट कैसे काम करते हैं, और हमें कैसे पता या किस चीज को हम देख के ये कहते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये बातों को याद रखेंगे, समझेंगे, तो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एसिड्स एंड एल्कलीज जैसे ही आप पानी में डालते हो, वो जैसे आप पानी में डिसॉल्व करते हो, वो आयंस में टूट जाते हैं। देखिए एल्कलीज कौन से होते हैं, एल्कलीज होते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस। ठीक है, क्या सभी बेसिस ऐसे बिहेव करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो ऐसा बिहेव करे उनको एल्कलीज कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड और एल्कलीज जो है, जैसे पानी में आप डालेंगे, जैसे डिसॉल्व करेंगे, वो आयंस में आपके टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर मैं बेसिस और सॉल्ट्स की बात करूं और आप उसको डिसोसिएट मतलब तोड़ना चाहते हो, तो वो टूटते हैं कब, या तो फ्यूज स्टेट के अंदर, फ्यूज स्टेट का मतलब होता है मोल्टन स्टेट के अंदर, या उसको आप एक एक्वा सॉल्यूशन उसका बनाओ, तब जाके आपको फ्री मोबाइल्स आयंस मिल जाते हैं। तो ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो, ये क्लासिफाई करना चाहते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जिस टर्म को देखकर ये किया जाता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिसोसिएशन मतलब टूटना। आपने ये देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले थे किसी सॉल्यूशन के अंदर, और उनमें से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके टूटे हैं आयंस के अंदर। अगर मैं उनकी रेशियो लेकर इंटू 100 कर दूं तो मुझे मिल जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। अब देखिए, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहली बात किससे रिप्रेजेंट होता है? अल्फा से। क्या है फॉर्मूला? ध्यान से पढ़ो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका हमने इस्तेमाल किया है सॉल्यूशन के अंदर, और ऊपर क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। तो मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, तो थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, तो ये 100% समझ में आएगा ही। देखिए, अगर मैं आज आपसे ये कहूं कि मेरे पास मान लेते हैं कि 100 यहां पे थे, क्या थे बेटा? मॉलिक्यूल्स थे सॉल्यूशन के अंदर, और उनमें से 60 है ना मॉलिक्यूल्स, वो आपके टूटकर आयंस बन गए। तो अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड करना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टूटे हैं वो 60 आ जाएगा। नीचे बेटा आपके पास टोटल जितने आपने मॉलिक्यूल यूज किए थे इंटू 100 कर दूंगा, तो यहां पे जो 60 यहां पे जो आई है वैल्यू, ये है बेटा आपकी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप चाहें तो उसको एक तरह से परसेंटेज भी बोल सकते हैं कि 60% जो है वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा, बाकी 40% जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। इसी तरह मैं किसी और में भी चेक करूंगा, उनमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करूंगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करके ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई कौन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, और इस तरीके से हम अपना
ये जान लेते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए अब हमें बात करने कुछ एग्जांपल आयनाइजेशंस की। देखिए अब हम क्या करेंगे ना, डिसोसिएट करके देखते हैं कि एक्चुअली में फाइनली बनता क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बेटा आपको समझाएंगे कौन सा आयन कैसे बनेगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा यहां पर एसिड्स की, ठीक है। अब देखिए एसिड्स की अगर मैं बात यहां पे कर रहा हूं तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, आपको पता है अच्छी तरह बेटा कि HCl इसका फॉर्मूला होता है। ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक यहां पे एसिड हो गया। अब आपने हमेशा याद रखना कि आपने इस तरह से सिंबल को रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल। एंड अब ये स्प्लिट हो जाएगा आपका H पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव 1 की फॉर्म में, ठीक है। याद रखें प्लीज, ये जो भी हो रहा है आपके एक्वा सॉल्यूशन में होता है, इसलिए आप ये करके यहां पे छोड़ोगे तो जो ये रिएक्शन आपने यहां पे देखी, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो गई, ठीक है। इस तरह से ये आयनाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो अब मेरे पास है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड, पहली बात तो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला है HNO3, ये बेटा आपका हो गया यहां पे फॉर्मूला। ये देखिए मैंने उसको रिवर्सिबल दिखा दिया। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं तो एक बनेगा बेटा H पॉजिटिव और दूसरा बनेगा NO3 नेगेटिव 1, और यहां पे आपका आ गया एक्वस सॉल्यूशन। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको शो करना था। क्लियर? आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। नाइट्रिक एसिड के बजाय हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला H2SO4, ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब आपको पता है कि जो H होता है उस पे जो वैलेंसी है वो +1 की वैलेंसी होती है, बट यहां देख सकते हो यहां पे H2 है, तो मतलब आपको 2 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे प्लस SO4 नेगेटिव 2 है ना, या फिर 2 नेगेटिव आपको मिलता है सल्फेट आयन। मतलब एक सल्फेट आयन मिलेगा लेकिन 2 H पॉजिटिव आयंस आपको मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। और ये किस फॉर्म में आएगा, ये फिर से आपका एक्वस स्टेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहां पर रिएक्शन बताई है, ये आयनाइजेशन है किसकी, H2SO4 में, जिसमें 2 आपके H पॉजिटिव आयन है और एक आपका सल्फेट आयन आपको मिलता है। अब बात करते हैं हम वीक एसिड की। वीक एसिड में सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा यहां पे एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कहते हैं कि CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मतलब मॉलिक्यूल को देखूं तो इसमें 4 हाइड्रोजन हमें नजर आते हैं। तो मैंने इसके बारे में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर बताया हुआ है कि 4 होने के बावजूद का मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 H पॉजिटिव निकल आते हैं। होता क्या है कि ये बनता है एक H पॉजिटिव, स्प्लिट होने में एक H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव, और ये किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, एक्वस स्टेट के अंदर ये हमें मिल रहा है। तो ये है इसके आयनाइजेशन का तरीका। मतलब ये कि यहां से बेटा ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, एक बन जाएगा H पॉजिटिव, एक बन जाएगा CH3COO नेगेटिव। ये H3 इसी के साथ ही जुड़ा रहता है, इससे अलग नहीं होता। इसीलिए हमारे पास अगर डिसोसिएशन की बात करें तो 4 थे, 4 में से सिर्फ एक ही डिसोसिएट हुआ और 3 तो एज इट इज हमारे पास है। तो इसलिए इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम आती है, तो मतलब इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है। ये हमारा आ गया फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको लगेगा सर इसमें तो 2 H पॉजिटिव निकलते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि यहां से टूटता है, फिर से एक बनता है बेटा आपका H पॉजिटिव और साथ में बनता है HCOO माइनस, और फिर से वही बात, ये आपका एक्वस स्टेट के अंदर सब आपका ऐसे हो रहा है। तो ये मैंने आपको आयनाइजेशन बताई है एसिड की, जिसमें हमने किया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब हम बात करेंगे बेसिस की। देखिए एसिड और बेसिस का ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। एसिड के केस में हमारे पास
H पॉजिटिव जनरेट होता है और बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब KOH इट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियस है कि ये मेरा आ गया, इसको मैं यहां से स्प्लिट कर दूंगा तो बन जाएगा बेटा आपके पास K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, और ऑब्वियस है बेटा ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सब है, तो इस तरह से आप इसका आयनाइजेशन करेंगे। हाँ याद रखना बेटा ये रिवर्सिबल है, मतलब ये दोनों दोबारा मिलके यही बन जाएगा KOH, तो ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो NaOH, सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं इसको आयनाइज करता हूं या स्प्लिट करता हूं तो ये बनता है Na पॉजिटिव और साथ में बनता है बेटा OH नेगेटिव। ठीक है, और किस फॉर्म में? ऑब्वियस है बेटा आपके एक्वस फॉर्म के अंदर ये हम स्टडी कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये कि LiOH। ठीक है, कर दो स्प्लिट, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब बन गया Li पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अगेन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी। उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NH4OH। अब देखा जाए तो इसमें 5 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे, बट स्प्लिट क्या होता है आपका? सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन। तो मतलब ये बन जाता है कुछ इस तरह से, दैट इज NH4 पॉजिटिव और साथ में बनता है OH-1। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये आपको मिल गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बेटा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो Ca, अब इसकी वैलेंसी 2 है ना, तो इसलिए आ जाएगा 2 पॉजिटिव प्लस OH की वैलेंसी -1 है, बट 2 OH है इसलिए डबल आपको मिलेंगे OH-। ठीक है, किसमें? एक्वस स्टेट के अंदर। और बस इस तरीके से आपने ये वाला जो पार्ट है वो करना था। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बेटा करवाता हूं सॉल्ट्स के बारे में, और सॉल्ट्स में भी सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग वाला जो कि आ गया लेड ब्रोमाइड। अब देखो ना तो आपको इसमें H मिलेगा पॉजिटिव ना तो OH नेगेटिव मिलेगा, तो ये सॉल्ट्स हैं आपके। अब लेड ब्रोमाइड की बात करें तो आता है PbBr2, तो ये आपका बेटा हो गया लेड ब्रोमाइड। और ऑब्वियस है वैलेंसी अगर लेड की देखें यहां पर तो 2 पॉजिटिव है और 2 मॉलिक्यूल्स आपको Br नेगेटिव के आपको यहां पे मिल जाते हैं। और याद रखें ये इकलौता है जिसको हम पाते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, बाकी एक्वस स्टेट था, ये सिर्फ आपका मोल्टन स्टेट के अंदर है, बस ये याद आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है दैट इज कॉपर क्लोराइड। तो जब मैं कॉपर क्लोराइड की यहाँ पे बात करता हूँ तो बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा CuCl2, ये मेरे पास हो गया कॉपर क्लोराइड आपका। तोड़ देते हैं बेटा, जल्दी से स्प्लिट कर देते हैं। तो बेटा देखो Cu2 पॉजिटिव आ गया। देखो इसकी वैलेंसी देखा करो ना, इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है और एक ही Cu है, बट क्लोरीन 2 है, तो इसलिए +2Cl-, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से बेटा आप इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट करना कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। तीसरा आ जाता है जैसे आपका आ गया सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये होता है बेटा आपका सिल्वर नाइट्रेट। एंड बस जी इसको जल्दी से स्प्लिट कर देते हैं। ये हो गया Ag पॉजिटिव प्लस NO3-, और किस स्टेट में बेटा? ऑब्वियस है एक्वस स्टेट के अंदर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आसान होता है बट आपको समझना है ये कैसे करना है आपने। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बेटा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। अमोनियम कार्बोनेट मतलब होता है कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2 नेगेटिव, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, तो ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। जल्दी से स्प्लिट मार देते हैं तो NH4 जो है +1, और क्योंकि 2 हैं ये आपके तो 2 आयन जनरेट करेगा, प्लस कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव है ना, हमारे पास 2 नेगेटिव, और किस स्टेट में है ये आपका? एक्वा स्टेट के अंदर है। तो बस आपने इस तरीके से इसको स्प्लिट करना था।
और फाइनली हमारे पास आ जाता है दैट इज लेड एसीटेट। अब जो लेड एसीटेट है, पहले तो फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, CH3COO इन सभी का होल ट्वाइस और लेड दिस इज Pb। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, क्यों? क्योंकि CH3COO जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है और Pb की वैलेंसी 2 होती है, इस वजह से बेटा ऐसे किया जाता है। -1 CH3COO की -1 होती है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप चाहे तो उसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट में कैसे करेंगे? आप कहेंगे यार Pb 2 पॉजिटिव, क्योंकि एक ही है और ये 2 है, तो प्लस डबल ऑफ CH3COO माइनस, तो किस स्टेट में? फिर से आपका आ जाएगा दैट इज एक्वा स्टेट के अंदर। तो बस इस तरीके से बेटा आपने आयनाइजेशन करनी थी अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट की। आई होप ये सब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कुछ डेफिनेशंस एंड उनके कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी किया। हमने ये जाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, और हमने कुछ एग्जांपल आयनाइजेशन की भी करी हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।